नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्शन आईएएस में। हिस्ट्री सीरीज को हम लोग बारी बारी से कंप्लीट कर रहे हैं। इस सीरीज को आप लोग कंटिन्यू रूप से फॉलो करें। आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सारे एग्जाम में आपको इस सीरीज से लाभ अवश्य मिलेगी। आज का पहला प्रश्न है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य के दौरान देखा जाए तो भूमि कर राजस्व व्यवस्था का मुख्य स्रोत हुआ करता था। या फिर एंशिएंट एरा हो गया या फिर मिडिवल एरा हो गया, उस समय देखेंगे तो जो मुख्य जो राजस्व व्यवस्था का जो रिसोर्स था, जो स्रोत था, वो तो यहाँ पे राजस्व व्यवस्था था, जिसमें देखा जाए तो यहाँ पे जो भू राजस्व था सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। ठीक इसी में देखेंगे विजयनगर शासकों के द्वारा भी यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो दमनकारी कराधान नीति का पालन किया गया, ताकि साम्राज्य की समृद्धि बनी रहे। ऐसे हम लोग विजयनगर साम्राज्य को याद नहीं करते हैं। कोई भी साम्राज्य अपनी समृद्धि की वजह से ही कभी भी यहाँ पे देखेंगे तो चर्चा में आता ही आता है। और वैसे में कृष्णदेव राय के शासनकाल में भूमि की गुणवत्ता के आधार पर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की जो दर यहाँ पे नियत होती थी, तय होती थी, भूमि के अकॉर्डिंग 1/3 से लेके 1/6 तक, ध्यान रखिएगा, 1/3 से लेके 1/6 के बीच यहाँ पे तय होती थी। इसीलिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है, कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। इसके अलावा और भी कई प्रकार के कर लगाए जाते थे, जैसे कि भूमि कर के अलावा दुकानदारों पे खेतिहर हो गया, कर्मकार, इसके अलावा थानेदार, संगीतकार, यहाँ तक कि चराई और गृह कर तक यहाँ पे लगाए जाते थे। इस प्रकार देखेंगे तो दोनों का दोनों यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम की कहानी है? अब शुंग राजवंश के जो संस्थापक है आपको पता होना चाहिए, उसका नाम है यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग का ही पुत्र है यहाँ पे अग्निमित्र। काफ़ी फेमस नाम अग्निमित्र शुंग यहाँ पे हो जाएगा। अब इसी के बारे में देखेंगे तो कालिदास के द्वारा लिखा गया है, पूरा का पूरा एक प्रेम प्रसंग को यहाँ पे दिखाया गया है, और उसका नाम है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम, जो कि कालिदास के द्वारा रचित संस्कृत नाटक है। पूरा का पूरा यह 5 अंकों का नाटक है, जिसमें मालव देश की राजकुमारी मालविका, नाम ही यहाँ पे मालविका जो कि मालव देश की राजकुमारी है, तथा विदिशा के राजा जो खुद अग्निमित्र हैं, अग्निमित्र का प्रेम और उनके विवाह का पूरा पूरा विस्तृत वर्णन इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। कालिदास की बात करें तो कालिदास सबसे प्रतिष्ठित नाटककार हैं, और उन्होंने प्रेम के रस को उसके सभी संभावित रूपों में लिखा, माना। इसके अलावा और भी नाम है, करेक्ट उत्तर तो बी हो जाएगा। जैसे कि स्वप्नवासव दत्ता की बात करें तो इसको यहाँ पे भास द्वारा लिखा गया है। 6 कृतियों का एक संस्कृत नाटक है। ठीक वैसे ही यहाँ पे मेघदूत है, यह भी कालिदास की संस्कृत रचना है, संस्कृत काव्य की रचना है। इसके अलावा रत्नावली, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर्षवर्धन द्वारा लिखित राजकुमारी रत्नावली व राजा उदयन के बारे में, राजा उदयन और राजकुमारी रत्नावली के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। यह भी एक संस्कृत नाटक है। आप लोग कमेंट करेंगे कि हर्षवर्धन के द्वारा देखिए 3 पुस्तकों की रचना की गई थी। 3 पुस्तकों की रचना में एक तो नाम दिया है रत्नावली, 2 पुस्तकों का नाम आप लोग बताएंगे, कमेंट जरूर करेंगे। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तमिल क्षेत्र के सिद्ध, अर्थात इसी को बोला जाता है सित्तर, ये सब यहाँ पे एक कम्युनिटी के रूप में इनको मान सकते हैं। यह एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सित्तरों की, जिन्हें सिद्ध भी बोला जाता है, इनका जो कॉन्सेप्ट था कि जो भी ये सिद्ध है या फिर जो भी ये सित्तर लोग हैं, समस्त
सृष्टि की एकता पर ये लोग विश्वास करते थे। अर्थात इसका मतलब है एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर पे बल देते थे और उन्होंने प्रेम व सेवा दर्शन का प्रचार प्रसार किया। अब एक ईश्वर पे बल देते थे तो मूर्ति पूजा की भी इनके द्वारा निंदा की गई। इसके अलावा देखेंगे तो उस समय बहुत सारी गीतों की रचना की गई, क्योंकि जब भी यहाँ पे एकेश्वरवाद की बात यहाँ पे आएगी तो कोई ना कोई यहाँ पे माध्यम तो यहाँ पे होगा ही होगा। जैसे भक्ति का माध्यम ले लीजिए, तो यहाँ पे देखेंगे तो सिद्ध गीतों की जो रचना की गई थी गोधूली भाषा में, गोधूली भाषा में इनके गीतों की रचना की गई थी। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। दक्षिण भारत में देखिए लगभग चौथी पांचवी शताब्दी में जो यहाँ पे भक्ति आंदोलन चला था, धीरे धीरे यह उत्तर भारत में फैला, यह बताने की जरूरत नहीं है। लगभग 11वीं 12वीं शताब्दी के दौरान देखेंगे तो यहाँ पे कर्नाटक के क्षेत्रों में लिंगायतों का उदय हुआ और इसके संस्थापक के रूप में बसवन्ना को माना जाता है। बसवन्ना टाइम पीरियड देखा जाए तो 1106 से लेके 68 के बीच बसवन्ना का टाइम पीरियड है। उसी समय इधर कल्चुरी शासक लोग थे, आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। कल्चुरी शासक के दरबार में मंत्री हुआ करते थे। और दक्षिण भारत में चूंकि जाति व्यवस्था वहाँ भी खासकर ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण के बीच यहाँ पे समाज बटा हुआ था, तो गैर ब्राह्मणों के साथ भेदभाव किया जा रहा था। तो जाति व्यवस्था की कठोर प्रथाओं के ये लोग सख्त खिलाफ हुआ करते थे। इन्होंने अपने आप को समाज में चिन्हित करने के लिए देखेंगे तो लिंग धारण करने वाले की कैटेगरी के रूप में इन्होंने अपने आप को रखा। एक कंधे पे देखेंगे तो चांदी के बॉक्स पे ये लोग छोटा शिव का यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, उसको रखते हैं। और इन्होंने अपना जो नाम था, ध्यान रखिएगा, वीर शैव के रूप में रखा था। इनका जो कॉन्सेप्ट था कि पुनर्जन्म नहीं होता है, ध्यान से सुनिएगा, पुनर्जन्म यहाँ पे नहीं होता है। उनका विश्वास था कि मृत्यु होने पर जो भी भक्त होते हैं, शिव भक्त होते हैं, वह शिव के साथ जुड़ जाते हैं तथा इस सृष्टि में उनका पुनर्जन्म होता ही नहीं है। इसलिए कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे और इसके साथ साथ जाति अधिक्रम को भी ये लोग पूरी तरीके से अस्वीकार करते थे। इस प्रकार देखा जाए तो दोनों का दोनों करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, 1 और 2 दोनों। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? देखिए, बंजारों को उस समय सामान्यतः एक व्यापारी के रूप में, ध्यान रखिएगा, व्यापारी के रूप में यहाँ पे माना जाता था। मध्यकालीन भारत में कई अलग अलग देखा जाए जनजातीय समूह थे, जैसे कि कुछ शिकारी, संग्राहक, खानाबदोश थे। इसी प्रकार एक खानाबदोश जो कि एक जगह से दूसरे जगह तक व्यापार गतिविधियों को लेके या फिर आजीविका के स्रोत के रूप में ये लोग इधर उधर, खानाबदोश होता है ना, यहाँ पे घुमंतु भूतिया टाइप का लोग घूमते रहते थे। तो उसी में से एक यहाँ पे इनकी जो कैटेगरी थी यहाँ पे बंजारों की यहाँ पे कैटेगरी हुआ करती थी। और कारण क्या था यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाने का? तो यहाँ पे व्यापार था। जैसे कि अगर हम लोग बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो उसके काल में देखेंगे तो बंजारों को शहरी बाज़ारों में अनाज पहुंचाने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था। जो भी यहाँ पे छोटे छोटे गांव हैं, तो बंजारों के द्वारा यहाँ से जो भी अनाज वगैरह होता था सब इकट्ठा कर लिया जाता था और ये यहाँ पे राजधानियों में, शहरों में ये लोग पहुंचाने का काम करते थे। पूरा का पूरा आगे चल के जहांगीर ने काफ़ी अच्छा खासा अपना वृत्तांत लिखा हुआ है। जहांगीर के द्वारा बताया जाता है कि बहुत लंबी कतार में बैलगाड़ियों के माध्यम से ये लोग ग्रामीण क्षेत्रों से अनाज लाकर शहरों में बेचा भी करते थे। तो इसीलिए इनको व्यापारी की कैटेगरी में रखना ज़्यादा बेटर होगा। सम्राट अशोक के शिलालेखों का सबसे पहले विकुटन, अर्थात आप समझ सकते हैं डिसाइफर के रूप में जो भी कोड था यहाँ पे शिलालेखों में लिखा हुआ था, उसको किसने सबसे पहले यहाँ पे क्रैक किया? तो किसने सबसे पहले क्रैक किया बताने की ज़रूरत नहीं है, जिसका नाम है यहाँ पे जेम्स प्रिंसेप। ध्यान रखिएगा, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा है यहाँ पे सबसे पहले
कोड को यहाँ पे क्रैक किया गया था। काफ़ी फेमस नाम, जेम्स प्रिंसेप। अगर सम्राट अशोक की हम लोग यहाँ पे बात करें तो लगभग टाइम पीरियड हो जाएगा 269 से लेकर 232 ईसा पूर्व के आसपास। बिंदुसार का पुत्र। इसका और जो नाम में था जैसे कि देवनाम प्रिया, प्रियदर्शी हो गया। और 269 ईस्वी के आसपास, ठीक है 269 ईस्वी नहीं होगा ना, बीसी होगा यहाँ पे, ईसा पूर्व के आसपास। आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, तभी मैंने बोला था 269 ईस्वी, तो 269 बीसी से लेके यहाँ पे हो जाएगा 232 बीसी के आसपास। 261 बीसी के आसपास यहाँ पे देखेंगे तो कलिंग की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है अशोक। और सम्राट अशोक के शिलालेख का सबसे पहले जो विकूटन यहाँ पे किया गया था 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ही यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? दो शब्द है यहाँ पे, स्वदेशी और दूसरा है यहाँ पे बहिष्कार। आपको यहाँ पे ध्यान होगा जब वायसराय जब कर्जन था तो कर्जन ने जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की हुई थी, मतलब किया हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कर दी, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट नेताओं का नाम आपको ध्यान रखना है, खासकर जो भी गरम दल के नेता थे, लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, जिसे प्रमुख नेताओं के द्वारा यहाँ पे किया गया था। आगे चल के यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। तो ये आसान तो था ही, यहाँ पे बहुत आसान सा प्रश्न पूछा गया है। बंगाल विभाजन के विरुद्ध यह एक आंदोलन था। दूसरा है यहाँ पे होम रूल आंदोलन। देखिए होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था, जैसे कि स्वशासन को स्थापित करना था। और सबसे पहले 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बेलगाम में आंदोलन शुरू किया गया था। और इसी तरह एनी बेसेंट के द्वारा थोड़ा सा लेट किया गया था, जैसे कि अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। वहीं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास के अड़यार से यहाँ पे शुरू किया गया था। तिलक का आंदोलन लिमिटेड एरिया में था, जैसे कि दक्कन का जो क्षेत्र था, महाराष्ट्र और कर्नाटक का ही जो क्षेत्र था वहीं तक सीमित था। और बाकी जो क्षेत्र बच गया वहाँ पे देखेंगे तो एनी बेसेंट के नेतृत्व में यहाँ पे होम रूल आंदोलन को चलाया जा रहा था। आगे चल के वर्ष 1920 में यह होम रूल लीग आंदोलन समाप्त हो गया, जब इसने महात्मा गांधी को अपने अध्यक्ष के रूप में चुना और जब यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था। और आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि 1920 में ही ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम बदलकर स्वराज्य सभा कर लिया था। बी भी देख लिए, सी को देख लीजिए, सहयोग आंदोलन। जैसे कि गांधी जी के द्वारा सहयोग आंदोलन सितंबर 1920 में शुरू किया गया था और फरवरी 1922 तक यहाँ पे चला। इसका सबसे बड़ा जो कारण था माना जाता है कि 1919 में अमृतसर में जालियांवाला बाग नरसंहार असहयोग आंदोलन की शुरुआत का एक प्रमुख कारण था। हालांकि देखा जाए तो रॉलेट एक्ट को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है, लेकिन चौरी चौरी की घटना जो कि गोरखपुर ज़िले में, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मौजूद है, वहीं पे एक गांव है चौरी चौरा, वहीं पे 4 फरवरी, ये डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, 4 फरवरी 1922 को हुई थी, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया। गोलियां चलाई गई, पुलिस चौकी को फूंक दिया गया। और जब घटना हिंसक हो गया तो महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को समाप्त करके वापस ले लिया था। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे साइमन कमीशन की भारत यात्रा है। भारत का जो राज्य जो सचिव था उस समय बिरकेन हेड ने भारत सरकार अधिनियम 1919
जिसको मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, इसकी कार्यप्रणाली को देखने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन की यहाँ पे नियुक्ति की गई थी और भारतीयों को अपना संविधान बनाने की भी इसमें चुनौती दी गई थी। हालांकि बिरकनहेड द्वारा दी गई चुनौती ने वर्ष 1928 में नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप भी तैयार किया गया था। मैंने उसी के एवज में कि हम बना सकते हैं नेहरू रिपोर्ट, जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पे प्रारूप के तौर पे यहाँ पे बनाया गया था। और साइमन आयोग को भारतीय वैधानिक आयोग के रूप में भी जाना जाता है, जिसके जो प्रमुख थे जॉन साइमन। आयोग के सभी जो 7 जो सदस्य थे ब्रिटिश लोग ही थे और इसमें कोई भी भारतीय मेंबर नहीं था। इसमें जस्टिस पार्टी और मुस्लिम लीग के एक हिस्से को छोड़कर देखा जाए तो सभी राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया हुआ था। पंजाब में इसी के दरमियान विरोध के दरमियान ही लाला लाजपत राय पुलिस की लाठियों से घायल हो गए थे। अंततः उनकी मृत्यु भी हो गई थी। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय की, हीनयान की जगह यहाँ पे हो जाएगा महायान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। एक बोधिसत्व वह है जो प्रबुद्ध या फिर जिसको प्रबुद्ध यहाँ पे बोला जाता है, उसकी मार्ग की खोज करता है और परोपकारी प्रथाओं का पूरी तरीके से वहन करता है। इसके साथ साथ महायान बौद्ध परंपरा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी उभरा जो अपने लिए या स्वयं दोनों के लिए, या फिर एक होता है ना ग्रुप के लिए, जो भी भक्तगण है, जो भी भिक्षुक है, सबके लिए यहाँ पे निर्वाण की प्राप्ति के लिए यहाँ पे प्रबोध की तलाश करता है। अर्थात एक साथ आप कह सकते हैं कि बल्क में अगर सारे लोग जो भी बुद्ध के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं वे निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यही है यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो बोधिसत्व की अवधारणा। ध्यान रखिएगा, बोधिसत्व की अवधारणा। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। करुणा जिसको आप कह सकते हैं कि दूसरे के कष्टों का साझा करके या फिर उसको कम करके करना है, और बोधिसत्व में ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो ही रहा था, तो इसीलिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो यह भी माना जाता है कि बोधिसत्व ने दूसरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया भी था कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए, हालांकि बौद्ध धर्म में देखा जाए तो निर्वाण ही बोलते हैं, निर्वाण की प्राप्ति के लिए कार्य करने हेतु दृढ़ संकल्प व्यक्त करने वाली 4 प्रतिज्ञाओं को, अब 4 ध्यान रखिएगा, 4 आर्य सत्य की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 4 प्रतिज्ञाओं को यहाँ पे शामिल किया हुआ है। जैसे कि नंबर 1 में यहाँ पे बताया जा रहा है कि हालांकि असंख्य संवेदनशील प्राणी है और मैं उन्हें बचाने की प्रतिज्ञा करता हूँ। दूसरा इसमें मेंशन किया गया कि हालांकि अटूट जुनून है, मैं उन्हें गुरु बनाने की कसम खाता हूँ। तीसरा है यहाँ पे हालांकि असीम शिक्षाएं हैं, मैं उनका अध्ययन करने की कसम खाता हूँ। और चौथा है हालांकि बुद्ध सत्य अनंत है और मैं इसे प्राप्त करने की कसम खाता हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं तीसरा जो स्टेटमेंट है, बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। इसीलिए करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 2 और 3, दूसरा और तीसरा, अर्थात यहाँ पे बी हो जाएगी। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। क्या सत्यशोधक समाज ने संगठित किया? बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन गलत हो जाएगा। गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन गलत हो जाएगा। महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, ये बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। और सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र में की गई थी ज्योतिराव फूले के द्वारा की गई थी। और सत्यशोधक समाज, जैसा भी मैंने बताया आपको, कि महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन है जिसका जो मुख्य जो उद्देश्य था
तथाकथित जो भी निचली या फिर निम्न जाति जो लोग मौजूद हैं, उनका शोषण हो रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, उसको यहाँ पे पूरी तरीके से मुक्त करना था। इस प्रकार देखा जाए तो इस आंदोलन का जो उद्देश्य था और भी व्यापकता को लिए हुए था, जैसे कि निचली निम्न जातियों के अलावा देखा जाए तो सामाजिक ढांचे में बदलाव लाने के साथ साथ कर्मकांड, मूर्ति पूजा, धर्म शास्त्रों का बहिष्कार करना, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा इसमें जो लक्ष्य रखा गया था कि ये तभी दूर होगा जब निम्न जाति या फिर निचली जातियों के समुदाय और महिलाओं को शिक्षित करके उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए। तो यहाँ पे सत्यशोधक समाज ने पूरी तरीके से अपने कार्य को अंजाम देना शुरू किया हुआ था। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, पुलिस प्रशासन में सुधार। डी है यहाँ पे संवैधानिक सुधार। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, संवैधानिक सुधार। मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जो विशेषताएं हैं, जैसे आपको पता भी होगा कि 1919 में भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा यहाँ पे पेश किया गया था। दो नाम है यहाँ पे, एक है मोंटेग्यू और दूसरा है यहाँ पे चेम्सफोर्ड। दो अलग अलग व्यक्ति हैं। कई बार ये प्रश्न रिपीट भी हो चुका है। इसमें देखा जाए तो जो तत्कालीन जो सचिव था मोंटेग्यू था और चेम्सफोर्ड उस समय भारत का तत्कालीन वायसराय हुआ करता था। इसने ब्रिटिश सरकार के या फिर ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में भारत में उत्तरदायी शासक या सरकार के प्रगतिशील हस्तांतरण की घोषणा भी की थी। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान था, आखिर कुछ न कुछ प्रस्ताव तो होगा ही होगा, जैसे कि पृथक प्रस्तावना एवं एक छत्र शासक का अंत किया गया। द्वैध शासन, डायरकी प्रणाली को यहाँ पे शुरू किया गया था। इस अधिनियम ने केंद्रीय विधायिका को द्विसदनीय बना दिया था। द्विसदनीय यहाँ पे बना दिया था। पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए अधिनियम भी यहाँ पे प्रदान किया हुआ था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1919 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव। तो करेक्ट उत्तर है यहाँ पे, इसका संबंध हो जाएगा संवैधानिक सुधार से। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बातें यहाँ पे समान है? एक है अजंता और दूसरा है यहाँ पे महाबलीपुरम। दूसरा है यहाँ पे महाबलीपुरम। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, बिल्कुल ही आसान है। देखिए, अजंता, दूसरा है यहाँ पे महाबलीपुरम। दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे। एक जगह मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ अजंता और दूसरा यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ महाबलीपुरम, ताकि दोनों में अंतर करने में यहाँ पे आसानी हो। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे। ये पूरी तरीके से यहाँ पे गलत होगा। देखा जाए तो अजंता की जो गुफाएं हैं यहाँ पे महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में लगभग 30 के आसपास शैलकृत बौद्ध गुफा स्मारक है, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर देखा जाए तो काफ़ी लंबा समय तक, लगभग 6ठी-7वीं शताब्दी तक ये बनते रहा। इसका मतलब बहुत सारे कालखंड आएंगे, बहुत सारे शासकों का एरा आएगा। तो यहाँ पे जिन जिन शासकों ने बौद्ध धर्म को अपनाया या फिर बौद्ध धर्म में इंटरेस्ट दिखाया, वहाँ पे कुछ न कुछ इनके प्रमाण जरूर देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि अधिकांश स्मारकों का श्रेय पल्लव शासकों हो गया। महेंद्र वर्मन प्रथम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नरसिंह वर्मन प्रथम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन शासकों के द्वारा यहाँ पे बनवाया गया था, जो कि सारे के सारे पल्लव शासक के रूप में मौजूद थे। और विभिन्न काल में अजंता की गुफाओं का उत्खनन भी किया गया था। और इसका संबंध किससे हो जाएगा यहाँ पे? तो बौद्ध धार्मिक संप्रदाय से इसका संबंध हो जाएगा। वहीं यहाँ पे अगर महाबलीपुरम की यहाँ पे बात किया जाए तो इसका निर्माण बहुत बाद में यहाँ पे कराया गया है, ध्यान रखिएगा महाबलीपुरम का। तो दोनों में काफ़ी अंतर है, इसीलिए पहला जो स्टेटमेंट है यहाँ पे पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पे दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है। ये गलत है, दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। जैसे अभी मैंने बताया कि अजंता का संबंध हो जाएगा बौद्ध धर्म से
और वहीं यहाँ पे महाबलीपुरम का संबंध हो जाएगा यहाँ पे वैष्णो धर्म से। ध्यान रखिएगा, वैष्णो धर्म से यहाँ पे हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है दोनों में शिलाकृत स्मारक। अब ये तो बहुत आसान सा है, दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं ही, जैसे कि अजंता की गुफाओं में पूरा पूरा शैल ही शैल है, वैसे ही महाबलीपुरम में देखेंगे तो गुफाकृत यहाँ पे चैत्य हो जाएगा, विहार हो जाएगा, स्तूप हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अजंता में सब पाए ही जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो भी महाबलीपुरम में मंदिर है ना यहाँ पे, तो यहाँ नहीं, बल्कि जो गुफाकृत यहाँ पे चैत्य, विहार, स्तूप सब अजंता में पाए जाते हैं, आपको समझना है यहाँ पे। तो इस प्रकार देखा जाए तो करेक्ट उत्तर कौन हो जाएगा? केवल और केवल यहाँ पे 3 ही हो जाएगा, केवल और केवल 3 यहाँ पे होगा। तो आई थिंक आप लोग क्लियर हो जाएगा या फिर हो गया होगा। जैसे अजंता गुफाओं का निर्माण मैंने बताया था 200 BC से लेकर लगभग 650 AD के बीच इसका कार्य चलता रहा। वाकाटक राजाओं के द्वारा बड़े मात्रा में यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया था। आगे चल के पल्लव राजाओं के द्वारा भी, ठीक है, इसमें मतलब कुछ ना कुछ योगदान दिया गया था। लेकिन महाबलीपुरम में देखेंगे तो इसमें पल्लव शासकों के द्वारा बड़े मात्रा में इसका, ठीक है, निर्माण कराया गया था लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी के दौरान। और अजंता का संबंध यहाँ पे हो जाएगा बौद्ध गुफा के रूप में, वहीं महाबलीपुरम का संबंध हो जाएगा हिंदू मंदिर के रूप में। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अब यहाँ पे दिया हुआ है केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किसकी स्थापना से है? तो अभी मैंने बता दिया था, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, इसीलिए पहला ऑप्शन गलत होगा। दूसरा है यहाँ पे टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, इसका टाइम पीरियड है 24 जनवरी 1868 को केशव चंद्र सेन ने अपनी मंदिर की आधारशिला रखी और उसी को यहाँ पे टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन यहाँ पे कहा गया था। और केशव चंद्र सेन बंगाल के एक प्रमुख समाज सुधारक थे। 1856 में आगे चल के वे ब्रह्म समाज के सदस्य बने हुए थे। और 1868 में देख पा रहे हैं टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन का यहाँ पे नींव रखा गया था। तीसरा है यहाँ पे इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, भारतीय सुधार संघ के रूप में भी इसको जाना जाता है। इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1870 को केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में किया गया था, इसीलिए वे इसका पहला अध्यक्ष भी बने। और इसका जो उद्देश्य क्या था, जैसे इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, किसका रिफॉर्म करना था, जैसे कि बाल विवाह हो गया, बाल विवाह के खिलाफ जनमत तैयार करना, विवाह के ब्रह्म रूप को वैध बनाना, महिलाओं की स्थिति को बढ़ावा देना। इसके अलावा भारतीय सुधार संघ ने ब्रह्म विवाह को वैध बनाने और विवाह की न्यूनतम आयु तय करने का भी यहाँ पे प्रयास किया ही किया था। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट उत्तर है यहाँ पे बी। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे एरीपत्ती, एरीपत्ती, एरीपत्ती देखा जाए तो एक जलाशय भूमि थी, अर्थात व्यक्तियों द्वारा दान दी गई भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है। दूसरा है यहाँ पे तनियूर है, यहाँ पे तनियूर दिया हुआ है एक अकेले ब्राह्मण अथवा ब्राह्मण समूह को दिया गया यहाँ पे गांव, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। तनियूर का मतलब था कि एक विशाल ग्राम था जहाँ यह चोलों के अधीन विशिष्ट राजस्व इकाइयाँ हुआ करता था। तो तनियूर का संबंध यहाँ पे हो जाएगा चोलों के अधीन विशिष्ट राजस्व इकाइयों का पूरा पूरा समूह कह सकते हैं। दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा है यहाँ पे घटिका, प्रायः मंदिरों के साथ संबंध यहाँ पे दिया हुआ है विद्यालय,
बिल्कुल करेक्ट है। घटिका धर्म शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। आकार में यह काफ़ी छोटा था, इसका मतलब इससे बड़ा भी होगा। बड़ा वालों को यहाँ पे बोला जाता है अग्रहारा। अग्रहारा एक बड़ा संस्थान था। और घटिका प्रायः देखा जाए तो मंदिरों के साथ संबंध संस्थान थे। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? अर्घट्टा देखिए जो निरूपित करता है, पहला है बंधुआ मजदूर, गलत हो जाएगा। सैन्य अधिकारियों को दिए गए भूमि अनुदान, ये भी गलत हो जाएगा। भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट होगा। वाटर व्हील जैसे किस प्रकार का बनता है ना, यहाँ पे बीच बीच में यहाँ पे एक पॉट लगा दिया जाता है। एक तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो जो नदी है, नदियों से इस तरीके के जल खींचेगा और यहाँ पे इस टाइप का लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो आसानी से जाएगा जल, इसमें आके गिर जाएगा, फिर पहिया घूमता रहेगा। तो उसी को बोला जाता है यहाँ पे अर्घट्टा। नाम से ही यहाँ पे लग रहा है अर्घट्टा। अर शब्द का अर्थ होता है यहाँ पे अस्पोक, अस्पोक। और घट्टा शब्द का अर्थ हो जाएगा पॉट, पॉट। दोनों के संयोजन से मिलकर बना हुआ है। और मध्यकालीन भारत में भूमि की सिंचाई में प्रयुक्त एक चक्र पहिया हुआ करता था, व्हील के रूप में आप समझ सकते हैं। उस समय देखा जाए तो यह भी एक यांत्रिकी उपकरण के रूप में, तकनीक के रूप में कार्य कर रहा था, जो आमतौर पर खुले रूप से कूप के माध्यम से यहाँ पे जल को निकाला जाता था। और इसको घुमाने के लिए जैसे कि जानवरों की सहायता ली जाती थी, बैल, भैंस, ऊंट। जैसे आज भी वर्तमान में राजस्थान के क्षेत्रों में, खासकर मरुस्थलों में जगह जगह जो वेल होता है, जो कुआं होता है, वहाँ से जल निकालने के लिए ऊँटों को यहाँ पे लगा दिया जाता है, दौड़ा दिया जाता है। ठीक उसी तरीके से इसको भी घुमाने के लिए जानवरों का प्रयोग किया जाता था। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? किसका व्यवसाय था? श्रमण है, परिव्राजक है, अग्रहारिका है, मगध है। देखिए श्रमण का मतलब है एक साधक के रूप में आप समझ सकते हैं, जो तपस्या का कार्य करता है, इसीलिए गलत हो जाएगा। परिव्राजक है, परिव्राजक मतलब घूमना, भ्रमण करने वाला, जो हर जगह भ्रमण करते रहता है। अग्रहारिका का मतलब होता है कि दान में दी गई भूमि की जो देखभाल करता है। चौथा ऑप्शन बच रहा है मगध, तो यही करेक्ट हो जाएगा। इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना लोगों का एक भिन्न समूह था। और उसी भिन्न समूह को यहाँ पे कह सकते हैं कि मगध बोला जाता था, जिनका कार्य था कि इतिवृत्ति, राजवंशी इतिहास हो, सबको यहाँ पे कंठस्थ करना था। और ये सब यहाँ पे जो भी पुरोहित परिवारों के वंशज थे वही लोग किया करते थे, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। वर्ष 1907 में सूरत में राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? वर्ष 1907 में लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश करना। देखिए यहाँ पे सांप्रदायिकता का प्रवेश करना ऐसा कोई बड़ा कारण नहीं था। अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का भाव, ये बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे साबित होता है। मुस्लिम लीग की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता, देखा जाए तो इनडायरेक्टली ठीक है, ये जो ए, सी और डी है यहाँ पे गलत नहीं होगा। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि 4 ऑप्शन दिया होती है, एक ऑप्शन चूज करना होगा जो सबसे बेहतर सही ढंग से एक्सप्लेनेशन कर रहा है। और यहाँ पे पूछ क्या आ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? विभाजन का जो मुख्य कारण था कि अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों का इतिहास। अब यही आपको ध्यान रखना है कि जो भी देखिए चरमपंथी है, जैसे कि गरम दल के रूप में समझ सकते हैं इनको, इनका कॉन्सेप्ट क्या था? क्या मूल चूक परिवर्तन, जो भी व्यवस्थाएं हैं ब्रिटिश व्यवस्था के अंतर्गत वो पूरी तरीके से परिवर्तन होना चाहिए।
और दूसरे तरफ यहाँ पे जो नरमपंथी लोग हैं, नरमपंथी लोग चाह रहे हैं कि नहीं परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन का दौर क्या होना चाहिए, बहुत धीमा होना चाहिए और अंग्रेजों के नेतृत्व में हो जाए तो सबसे ज़्यादा बेटर है। तो इसीलिए चरमपंथी नरमपंथियों पे विश्वास नहीं करते थे। चरमपंथी में जैसे कि देखा जाए लाल बाल पाल ऐसे लोग यहाँ पे मौजूद थे, तो नरमपंथी इन पे विश्वास नहीं करते थे। तो दोनों में यहाँ पे अविश्वास का दौर यहाँ पे जारी था। और आगे चल के 1907 में रास बिहारी घोष कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष बने हुए थे और इसी अधिवेशन में देखेंगे तो ये लोग बट गए चरमपंथी और नरमपंथी के रूप में। और इसके दो कारण बताए जाते हैं कि क्यों ये लोग यहाँ पे बटे। जैसे पहला कारण था कि लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना तथा स्वराज के संकल्प की मांग, लेकिन दोनों मांगों को नरमपंथियों ने पूरी तरीके से स्वीकार कर दिया। दूसरा था लाला लाजपत राय के बजाय नरमपंथियों ने 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में रास बिहारी घोष के विचार का पूरी तरीके से समर्थन किया, जिसके वजह से चरमपंथियों को लगा कि हमें हाशिए पे ढकेला जा रहा है, हमारी मांगों को नहीं माना जा रहा है, तो विशेष संस्था में विशेष संगठन में रहने का कोई फायदा नहीं। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे दोनों में अविश्वास का जो दौर था सबसे बड़ा कारण था विभाजन का, और फाइनली यही हुआ 1907 के सूरत अधिवेशन में। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होगा, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। अब यहाँ पे क्रिप्स मिशन की बात की जा रही है, ऐसा तो नहीं था, क्रिप्स मिशन पहले आ चुका था, 1942 में ही आया हुआ था। तो अभी सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है और वैसे में भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, इस प्रकार का तो कुछ प्रॉमिस नहीं किया गया था। स्वतंत्रता प्रदान करने से पहले भारत को दो भागों में विभाजित किया जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बनाया जाना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल होगा, ऐसा नहीं था। फिर इंडिपेंडेंट या फिर स्वतंत्रता का मतलब क्या रह जाएगा। भारत को अधिराज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे डी हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का समर्थन प्राप्त करने के लिए जब अगस्त प्रस्ताव फेल हुआ तो क्रिप्स प्रस्ताव को यहाँ पे लाया गया था 1942 में, और इस मिशन के कुछ प्रस्ताव यहाँ पे रखे गए थे ताकि भारतीय लोग लाभान्वित हो या फिर लालच में पड़े, जैसे कि युद्ध उपरांत भारत को डोमिनियन का अधिराज्य का यहाँ पे दर्जा दिया जाएगा। युद्ध के उपरांत संविधान निर्मात्री संस्था का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार के संघ से अलग रहने की इच्छा रखने पर ही संविधान का निर्माण ब्रिटिश सरकार द्वारा यहाँ पे स्वीकार होगा। कोई भी प्रांत जो नए संविधान को स्वीकार नहीं करेगा उसे ब्रिटिश के साथ एक अलग समझौते पर हस्ताक्षर करने का अधिकार होगा। और ये सारी जो भी गतिविधियां यहाँ पे हो रही थी, इसी को महात्मा गांधी के द्वारा पोस्ट डेटेड यहाँ पे चेक भी बोला गया था। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ प्रसिद्ध स्थान दिया है, दूसरे तरफ यहाँ पे क्षेत्र दिया हुआ है। ये देखते हैं हम लोग, जैसे कि पहला दिया हुआ है यहाँ पे बोध गया दिया हुआ, बघेलखंड में दिया हुआ है, ये तो सबको पता होना चाहिए। बोध गया की अगर हम लोग बात करें तो बिहार के गया जिले में एक बौद्ध तीर्थ स्थल है जो महाबोधि मंदिर के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। तो बघेलखंड नहीं हो जाएगा, ठीक है, बोध गया का संबंध हो जाएगा बिहार से, हो जाएगा गया जिले से। दूसरा है यहाँ पे खजुराहो का संबंध दिया हुआ है पे बुंदेलखंड से, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। खजुराहो स्मारक के समूहों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें कई सारे मंदिर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और इसका जो निर्माण कराया गया था चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था, काफ़ी लंबा टाइम पीरियड लगा था, 950 से लेके 1050 ईस्वी के मध्य कराया गया था। और यह मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित एक शहर है, तो दूसरा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा है यहाँ पे शिरडी का संदर्भ मतलब दिया हुआ है यहाँ पे, संबंध दिया है विदर्भ से, हो जाएगा, तो ये भी गलत होगा। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है, विदर्भ क्षेत्र से काफ़ी दूर है।
और यह साईं बाबा के धार्मिक व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध है, तो शिरडी भी गलत है। उसके बाद है यहाँ पे नासिक का संबंध यहाँ पे दिया हुआ है, मालवा से दिया हुआ है। तो नासिक जो है महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है और यह कुंभ मेले के लिए प्रसिद्ध है। तो मालवा तो ऊपर हो जाएगा ना यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा ऊपर ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मालवा प्लेट्यू के नाम जरूर सुना होगा, ये भी गलत हो जाएगा। पांचवा है यहाँ पे तिरुपति का संबंध दिया हुआ है यहाँ पे रायलसीमा। रायलसीमा आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के रायलसीमा क्षेत्र का एक शहर है, ये भी तिरुपति काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यह हिंदू श्री वेंकटेश्वर मंदिर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो तिरुपति हो गया, शिरडी हो गया, ये दोनों जगह देखेंगे तो अपने आप में धार्मिक टूरिज्म के लिए भी जाना जाता है इन दोनों जगहों को, ठीक है। तो 1 और 5 यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 1 और 5 नहीं, 2 और 5। 2 है, देख पा रहे खजुराहो, और दूसरा हो जाएगा तिरुपति। तो करेक्ट उत्तर है यहाँ पे सी। हाल ही में बना द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला चलचित्र किसके जीवन पर आधारित है? एस रामानुजन, एस चंद्रशेखर, एस एन बोस, सी बी रमन। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे एस रामानुजन। द मैन हु इन्फिनिटी वर्ष 2015 की फिल्म है जो भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम की जीवनी पर यहाँ पे आधारित है। यह फिल्म को प्रसारित किया गया, बनाया गया है यहाँ पे रॉबर्ट कनिगेल द्वारा, ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट कनिगेल द्वारा 1991 में लिखी गई जो पुस्तक थी जिसका नाम था द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, उसी को आधार मान के ही एस रामानुजन की जो मूवी है जिसका नाम ही है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी बनाया गया है। तो ये पहला करेक्ट है, आसान सा था प्रश्न था। श्रीनिवास रामानुजन की बात करें हम लोग तो वह एक आत्मशिक्षित भारतीय गणितज्ञ थे जिन्होंने संख्याओं के सिद्धांत में योगदान दिया हुआ था। और उनको यहाँ पे जैसे कि अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स ने उनके सम्मान में श्रीनिवासन रामानुजन पुरस्कार की स्थापना भी की हुई थी। और उस पुरस्कार को 45 वर्ष कम उम्र के गणितज्ञ को प्रतिवर्ष प्रदान भी किया जाता है। तो चर्चा में रहता है कि श्रीनिवास रामानुजन पुरस्कार किसे मिला है। और भी नाम है जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं एस चंद्रशेखर का नाम है, 1983 में इनके द्वारा यहाँ पे भौतिकी के विकास के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे एस एन बोस हैं, भारतीय गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी थे। 1924 में क्वांटम आंकड़ों की स्थापना के लिए सबसे प्रसिद्ध हुए थे। सी बी रमन भी उसी कैटेगरी में है। 1930 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार इनको यहाँ पे दिया गया था, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को। देख रहे हैं ना यहाँ पे सी बी रमन है, यहाँ पे पूरा नाम है सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए यहाँ पे दिया गया था। काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही थी इसके पीछे। और 1930 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पर पहले भारतीय भी बने थे सी बी रमन। ध्यान रखिएगा सी बी रमन।